नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर बबीता काजल चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा आयोजित ज्ञान दूत 2.0 अर्थात दूसरे वर्जन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में एक ऐसे कवि के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें क्रांति का कवि कहा जाता है, छायावाद का कवि कहा जाता है, विप्लव के कवि कहा जाता है, विद्रोह के कवि कहा जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं छायावाद के विप्लव के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। जैसा कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ। निराला के जन्म वर्ष को लेकर जो हम संदर्भों की तलाश करते हैं तो वहाँ एक मत नज़र नहीं आते। कहीं पर 1896 का उल्लेख है तो कहीं 1899 का। 11 जनवरी 1921 को जो पत्र महावीर प्रसाद जी को निराला ने लिखा, उसमें उन्होंने अपनी आयु 22 वर्ष लिखी है। कविता कौमुदी के लिए रामनरेश त्रिपाठी द्वारा पूछे जाने पर वे अपनी जन्म तिथि माघ शुक्ल एकादशी संवत 1953 यानी 1896 बताते हैं। बसंत पंचमी का दिन निराला के जन्मदिन के रूप में भी प्रसिद्ध है, लेकिन साक्ष्यों और संदर्भों की बात करें तो निराला का जन्म माघ माह की एकादशी को हुआ था। वास्तव में 1930 में बसंत पंचमी के दिन गंगा पुस्तक मेला के प्रकाशक दुलारे लाल भार्गव अपना जन्मदिन मना रहे थे। निराला को यह सोचकर बड़ा अजीब लगा कि दुलारे लाल भार्गव बसंत पंचमी को ज्ञानदायिनी सरस्वती की पूजा के दिन पैदा हुए हैं। उन्हें थोड़ी कचोट महसूस हुई। उस दिन निराला ने सोच लिया कि वे भी अपना जन्मदिन बसंत पंचमी को मनाया करेंगे। आखिर वे उस माँ के उपासक थे जिसके एक रूप की पूजा स्वयं राम ने की थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा बताते हैं, उन्होंने देखा कि दुलारे लाल भार्गव बसंत पंचमी को अपना जन्म दिवस मनाते हैं। उन्होंने निश्चय किया वह भी बसंत पंचमी को पैदा हुए थे। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का दिन कहलाता है। निराला सरस्वती के वरद पुत्र थे। बसंत पंचमी को नए पैदा होते तो कब होते? नामकरण संस्कार से लेकर जन्म दिवस तक निराला ने अपना जन्म पत्र नए सिरे से लिख डाला। उनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर के अंतर्गत महिषादल राज्य में हुआ था। पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था और वे जिला उन्नाव के गढ़कोला गांव के निवासी थे, किंतु महिषादल राज्य के अंतर्गत ही नौकरी किया करते थे। निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बंगला भाषा में हुई थी और बाद में निराला जी ने संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा व साहित्य को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, उसका ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन उनके पास उच्च शिक्षा की कोई उपाधि नहीं थी। इस बात का उन्हें थोड़ा मलाल भी रहता था। मात्र 3 वर्ष की अवस्था में उनकी माँ का और युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते उनके पिताजी भी उनका साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी का, भाई का, भाभी का और चाचा का भी निधन हो गया। अंत में उनकी पुत्री जो सरोज है, उसकी मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु से जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी बहुत सी कविताओं में हमें देखने को मिलती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से कोई समझौता नहीं किया और अपने तरीके से अपने जीवन को जीना ही बेहतर समझा। कविता के साथ उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना, विधाओं में भी रचनाएं लिखी, लेकिन मूलतः वे एक कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, मानव की पीड़ा, स्वतंत्रता के प्रति तीखा आक्रोश, अन्याय और विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति एक संघर्ष करने की अदम्य गूंज जो है वो हमें सुनाई देती है। निराला स्वाभिमानी, दानशील, स्वस्थ और
एक सुंदर पुरुष के रूप में जाने जाते थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उनके व्यक्तित्व को एक संज्ञा देते हुए उन्हें देव पुरुष कहा और उन्होंने उनके व्यक्तित्व को एक भव्य यूनानी प्रतिमा जैसा अद्वितीय पुरुष भी संबोधित किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उनके लिए विशेष पंक्तियाँ जो हैं उनके काव्य पंक्तियों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के उद्घाटन किया और वो कहते हैं, वह सहज विलंबित मंथर गति जिसको निहार, गजराज लाज से राह छोड़ दे एक बार, काले लहराते बाल देव सा तन विशाल, आर्यों का गर्वोन्नत प्रशस्त अविनीत भाल। निराला जी ने गद्य और पद्य दोनों में अपनी कलम चलाई। वे कवि थे, उपन्यासकार थे, कहानी लेखक थे, निबंधकार थे और साथ ही साथ उच्च कोटि के संपादक भी थे। अगर हम उनकी काव्य कृतियों के बारे में बात करें तो उनकी काव्य कृतियों में हम नाम ने लेंगे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, राम की शक्ति पूजा और सांध्या काकली। निराला का काव्य एक भावुक और चिंतक कवि का काव्य रहा है। उनके काव्य सृजन का प्रारंभ छायावाद से हुआ। परिमल उनका छायावादी काव्य संग्रह है। छायावादी रचनाओं और रचना शैली से प्रभावित होने के साथ साथ निराला प्रगतिशील भी रहे। उनकी प्रगतिशीलता का प्रमाण हमें कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते जैसी रचनाओं में मिल सकता है। सरोज स्मृति में भी उन्होंने अंधविश्वासों पर प्रहार किया है, जो उनकी प्रगतिशीलता को बताता है। इस प्रकार निराला छायावाद से प्रगतिवाद और प्रगतिवाद से प्रयोगवाद की भूमिका पर आए। निराला की प्रयोगशीलता कथ्य और शिल्प दोनों ही स्थितियों में उल्लेखनीय है। उन्होंने शिल्प के क्षेत्र में भी अनेक प्रयोग किए, जिसके कारण काव्य साधना का एक सोपान प्रयोगशील भावनाओं से जुड़ा है। तो कुल मिला के हम निराला काव्य के 3 सोपान मानते हैं: छायावादी सोपान, प्रगतिशील सोपान और प्रयोगशील सोपान। प्रवृत्तियों के आधार पर अगर हम निराला के काव्य का वर्गीकरण करें तो वहाँ पर भी हमें रहस्यवादी कविताएं दिखाई देती हैं, छायावादी कविताएं हैं, प्रगतिवादी कविताएं हैं, प्रयोगवादी कविताएं हैं। इस प्रकार से हम उनके कविताओं का वर्गीकरण प्रवृत्ति के अनुसार कर सकते हैं। इन वर्गीकरणों के अतिरिक्त अगर हम निराला के काव्य की विशेषताओं पर बात करें तो एक आत्मसंघर्ष उनकी रचनाओं के केंद्र में है। विद्रोह एवं क्रांति धर्मिता के कवि उन्हें कहा जाता है और निराला जो है वो राष्ट्रीय चेतना के कवि भी कहलाते हैं। उनकी कृतियाँ जो हैं वो छायावाद को स्वाधीनता संघर्ष के साथ जोड़कर देखने की दृष्टि देती हैं। इसी तरह से मानवीयता का भाव उनकी कविताओं में हमें स्पष्ट परिलक्षित होता है। करुणा का भाव वहाँ पर दिखाई देता है। हिंदी साहित्य का प्रथम शोक काव्य कहलाने वाले सरोज स्मृति में जो करुणा का सागर दिखाई देता है वो अपने आप में बहुत ही संवेदनात्मक है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसी प्रकार प्रकृति संवेदना निराला की काव्य संवेदना का आवश्यक अंग है। नारी भावना को लें, चाहे श्रृंगार को लें, लोक के प्रति उनके समर्पण को लें, रहस्यवाद पर हम बात कर चुके हैं और ये यथार्थ है, व्यंग है, वो उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देता है, जो उनकी रचनाओं को निराला की तरह उनकी रचनाओं को भी निराला बनाता है। कुछ और विशेषताएं उनके काव्य की बताई जाती हैं कि उनके जीवन समर में वे स्वयं जो है वो मानसिक रूप से एकदम स्वच्छंद थे और जो बात उन्हें कहनी है वो अपने व्यक्तित्व के अनुसार अपनी काव्य में अभिव्यक्त करते थे। और उनकी जो अराजक मानसिकता, कुछ लोग उसे अराजक मानसिकता की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरह से उनके बारे में कहा जाता है कि उनके व्यक्तित्व में विरुद्धों का सामंजस्य था। तो ये बहुत सारी विशेषताएं जो हैं वो उनकी व्यक्तित्व की भी विशेषताएं थी और उनके काव्य की भी विशेषताएं थी। अब इन विशेषताओं पर थोड़ा सा हम विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम रहस्यवादी कविताओं की श्रेणी में उनके
काव्य को रखते हैं या उनकी कुछ कविताओं को रखते हैं, तो रहस्यवाद अपने आप में क्या है? अलौकिक और जो परम सत्ता है उसके प्रति तो जिज्ञासा का भाव है या आत्मसमर्पण का भाव है, वही रहस्यवाद है। निराला की कविताओं पर रहस्यवाद का गहरा प्रभाव है। वह सिद्धांततः अद्वैतवादी हैं और वहाँ अद्वैतवादी चिंतन की प्रधानता है। कवि की जो अनुभूतियाँ हैं वही नहीं, दार्शनिक जो उनका गहन अध्ययन और मनन है वहाँ भी अद्वैतवाद ही दिखाई देता है। तुम और मैं उनकी रहस्यवादी कविताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस कविता में जीव और ब्रह्म की एकता स्थापित की गई है। वो कहते हैं, तुम मृदु मानस के भाव और मैं मनोरंजनी भाषा, तुम नंदन वन घन विटप और मैं सुख शीतल तल शाखा, तुम प्राण और मैं काया, तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं मन मोहिनी माया। उनकी छायावादी कविताओं के बारे में बात करें तो छायावाद के जो चार आधार स्तंभ कहलाते हैं उनमें से वो एक थे प्रसाद पंत महादेवी वर्मा के साथ निराला, बल्कि छायावाद के प्रवर्तक कवियों में उनका नाम गिना जाता है। प्रकृति में वो चेतना का आरोप करके उसमें भावों की अभिव्यक्ति खोजना, यही छायावाद है। छायावाद के चार प्रवर्तक कवि जो थे, जिस तरह से उन्होंने छायावाद का प्रतिनिधित्व किया, वैसे ही निराला ने भी अपने काव्य में अंतर जगत का चित्रण किया। व्यक्तिगता के प्रति उनके काव्य में आग्रह दिखाई देता है, गीतात्मकता है, प्रकृति के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण दिखाई देता है, वेदना प्रेम श्रृंगार इनका प्राचुर्य है, रहस्यात्मकता है। और निराला की अधिकांश कविताएं जो हैं वो इस वर्ग से आती हैं। परिमल की कविताओं में तो इसका पूरी तरह से हमें आवेश दिखाई देता है, एक आवेग दिखाई देता है। छायावाद के स्वप्निल कल्पनामय लोक में जब कवि को संतुष्टि नहीं मिली तो उसने धरती पर विराजमान सम विषम धरातल की ओर निहारा और संसार की विषमताओं के यथार्थ में लिप्त हो गया। वह दलितों उपेक्षितों के हाहाकारों से द्रवित होकर प्रगति के गीत गाते हैं। निराला के काव्य में पर्याप्त मात्रा में प्रगतिवादी गीत मिलते हैं, जिसका जिक्र अभी अभी हमने इस वीडियो में भी किया है। अनामिका के दूसरे भाग के बाद कवि का हृदय शोषितों के दुख से क्रंदन करने लगता है, वह उनके दुख दर्द में सम्मिलित हो जाता है। भिक्षुक, विधवा, वह तोड़ती पत्थर, ये सभी प्रगतिशील कविताएं हैं। भिक्षुक में भिखारी का जैसा शब्द चित्र अंकित किया गया है, उसमें बाहर और भीतर तक करुणा एकाकार हो जाती है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पीठ पेट दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता। इस प्रकार के प्रगतिवादी चिंतन के पश्चात हमें प्रयोगवादी चिंतन भी दिखाई देता है। यह मास्को डायलॉग्स हैं। सुभाष बाबू ने इसे जेल में मंगाया था, भेंट किया था मुझको जब थे पहाड़ पर, 35 तक मुश्किल से पिछड़े इस मुल्क में 2 प्रतियां आई थी। रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करके नवीनता का यथार्थ ग्रहण करना प्रयोगवाद है। निराला के काव्य में प्रयोगवाद के अंकुर प्रारंभ से ही दिखाई देने लगे थे और उनका प्रत्येक काव्य संग्रह ही अपने आप में एक प्रयोग था। कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, इनकी अधिकांश कविताएं प्रयोगात्मक हैं। और मास्को डायलॉग, जिसका भी हमने उदाहरण प्रस्तुत किया, उसमें जो तथाकथित बुद्धिजीवियों के मानसिक खोखलेपन पर उन्होंने चोट की है। आत्मसंघर्ष निराला के जीवन के साथ साथ उनकी रचनाओं की भी बहुत बड़ी विशेषता है। निराला के वैविध्यपूर्ण, घटनामय और विषम जीवन के प्रभाव से ही उनकी कविता असाधारण हुई और उसमें अपने युग का अतिक्रमण करने का सामर्थ्य आया। इसीलिए निराला की कविता बहुत पारदर्शी और ईमानदार है, सीधे रूबरू और सीधे यथार्थ से गढ़ी गई है। निराला का अपना आत्मसंघर्ष उनकी कविता में व्यक्त होता है। निराला का मैं लगातार
बाकी संसार से, शेष संसार के यथार्थ से टकराता है। निराला प्राय संघर्ष में, द्वंद्व में दिखाई देते हैं। निराला की दृष्टि में जीवन और मृत्यु के द्वंद्व में ही मानव जिजीविषा का अर्थ प्रकट होता है। सन 1935 में सरोज की मृत्यु हुई। पत्नी की मृत्यु के बाद यह जीवन के लिए सबसे बड़ा आघात था निराला जी के लिए। निराला भीतर से टूटे, बहुत टूटे, पर अपने मानसिक संघर्ष को संतुलित करते हुए हिंदी साहित्य को प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति लिखा, जो कविताएं निराला के जीवन संघर्ष को सबसे ज़्यादा खोलती हैं और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कविताएं हैं। वो कहते हैं, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, शुचिते पहना कर चिनांशुक, रख सका न तुझे अत दधि मुख, लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर, लौटा लेकर रचना उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश। यह पंक्तियां निराला के अंदर की क्षुब्धता को, उनके विक्षोभ को प्रकट करती हैं। और साथ ही उनकी जो कविता है राम की शक्ति पूजा, उसमें भी निराला अपने दुर्भाग्य की जो विडंबना है उसको कोसते हुए नजर आते हैं। विराट के प्रति निराला में के मन में आकर्षण है, जो बादल राग, धारा, आह्वान, जागो फिर एक बार जैसी कविताओं में दिखाई देता है। निराला अपनी कविताओं के माध्यम से भारत को विदेशी पराधीनता से मुक्त करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो भारतीय सामाजिक जीवन में सार्थक परिवर्तन भी करने के आकांक्षी हैं। इस तरह से निराला राष्ट्रीय चेतना के भी कवि थे। निराला की जो कृतियां हैं वो छायावाद को स्वाधीनता से जोड़ देती हैं। भारती वंदना, जागो फिर एक बार, तुलसीदास, इसी प्रकार की रचनाएं हैं। भारतीय समाज के उद्धार की वंदना माँ सरस्वती से करते हुए जो उन्होंने स्वर दिया, वह आज भारतवासियों के कंठ कंठ में विराजता है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। इसी प्रकार निराला की कविता, क्योंकि वो स्वयं आत्मसंघर्ष से प्रेरित थे, जो है वो पीड़ा से प्रेरित थे, उनकी कविता में मानवीयता के गुण हमें दिखाई देते हैं और इसी कारण वो सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर हैं और पीड़ित के पक्ष में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, शोषित के पक्ष में जाकर खड़े नजर आते हैं। फिर वह शोषित, चाहे कोई भिखारी हो या भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ रही कोई महिला। इसी प्रकार निराला की कविताओं में प्रकृति के साथ एक अद्भुत तारतम्य दिखाई देता है। प्रकृति निराला के सामने केवल मधुर सुकुमार रूप में ही नहीं आती, वह अपनी विराटता में एक चुनौती की तरह भी उनके सामने प्रकट होती है। जूही की कली और शेफालिका, ये जो उनकी प्रारंभिक कविताएं थी, वह प्रकृति के श्रृंगारिक रूप की व्यंजना करती हैं। निराला के जीवन में, अपने जीवन में उनके नारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाहे उनकी पत्नी मनोहरा हो, चाहे उनकी चाची हो, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे मनोहरा की भाभी राम जानकी देवी हो, इन महिलाओं से उन्हें अगाध स्नेह सम्मान प्राप्त हुआ और लेकिन वो सभी उनके जीवन से धीरे धीरे चली गई, उनका साथ छूट गया। यहाँ तक कि जो उनकी पत्नी मनोहरा थी, उनसे उनका अगाध स्नेह था। मनोहरा की भाभी, जिनका वास्तविक नाम राम जानकी देवी था, उन्होंने उनके बच्चों को इतने प्यार से पाला, जिनकी माँ गुजर चुकी थी, कि उन्होंने अपनी एक रचना प्रभावती जो है वो उनको समर्पित की है। इस तरह उनके काव्य में स्त्री जो है वो कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी और प्रेयसी के रूप में उसने अपना स्थान प्राप्त किया है। राम की शक्ति पूजा में वह आद्य शक्ति है, यामिनी में वो प्रेयसी है, तोड़ती पत्थर में वो अबला है और निराला ने जो नारी के
सौंदर्य है उसके स्थूल रूप को भी स्थान दिया है और सूक्ष्म रूप का भी चित्रण किया है। पंचवटी प्रसंग जो है उसमें वो शूर्पणखा का चित्रण, सजीव चित्रण करने में सफल हुए हैं। प्रेम और श्रृंगार का भाव निराला के लिए गहरे आंतरिक उल्लास का अनुभव है। श्रृंगार को उदात्त रूप में प्रकट करते हैं। उदात्तता की ज़मीन पर ले जाने वाले की कोशिश करने वाले जो निराला थे वो अपने जो समकालीन थे उनमें सबसे अलग थे। प्रकृति यहाँ प्रेम के उत्सव में सक्रिय भूमिका निभाती है। वह केवल उद्दीपन का ही कार्य नहीं करती है, वो अपने भीतर मानवीय आसक्ति को जी लेने का सामर्थ्य रखती है। प्रकृति भी उनकी संगनी बनकर चली है। तो इस तरह से निराला अतृप्ति और तृप्ति के द्वंद्व में अपने प्रेम संवेदना को प्रकट करते हैं। प्रेम के संयोग में रूप की रागात्मक अनुभूतियाँ भी वहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती हैं और वो गहरे स्पर्श को प्रकट करती हैं। उनका प्रेम भाव प्रकृति के साथ साथ लोक से और लोक के साथ साथ उत्सव से जुड़कर और ज़्यादा विवल हो जाता है। वो वसंतोत्सव को प्रकट करते हैं। होली के अनुभवों को अपनी कविता में नई आसक्ति के साथ प्रकट करते हैं, उसको वाणी देते हैं। लोक संगीत का सा स्वाद उनकी रचनाओं में, होली के जो गीत हैं उनके द्वारा लिखे गए, उनमें हमें साफ दिखाई देता है। कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, इन कविताओं में एक अलग तरह के यथार्थ का विद्रूप वर्णन करने के साथ साथ व्यंग भी है और जो सामाजिक जो ढांचा है उसके विरुद्ध जो है वो कवि ने वहाँ पर व्यंग किया है। सामंतवाद का जो उपभोगवादी संस्कृति है उसको भी उन्होंने गुलाब के माध्यम से दिखाया है और पूंजीवाद पर भी प्रहार किया है। उनके काव्य में उनके व्यक्तित्व के समान ही विरुद्धों का सामंजस्य भी दिखाई देता है। यह शब्द आचार्य शुक्ल जी ने उनके लिए प्रयोग किया था कि निराला ने अपने काव्य के माध्यम से विरुद्धों का सामंजस्य प्रस्तुत किया है। कभी तो वो कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में बसंत, और कभी लगता है जीवन में सब कुछ बीत चुका है और गहरी रिक्तता है और गहरा अकेलापन है। उनके व्यक्तित्व में करुणा भी है, पौरुष भी है। विद्रोही, सुधारक, कठोर, कोमल जैसे विरोधी भावों का अद्भुत सामंजस्य उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। और यह विरोधों का यह सामंजस्य ही उनके कविता में सौंदर्य बनकर आया है। निराला दार्शनिक भी हैं, रसिक भी हैं, विद्रोही और सुधारक भी हैं, प्रगतिशील भी हैं, परंपरावादी भी हैं, अहंकारी हैं तो विनम्र भी हैं, खान पान में शैव और शाक्त हैं किंतु विचारों में वैष्णव हैं। वे कुसुम की तरह कोमल हैं तो वज्र की तरह कठोर भी एक साथ ही थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसे विरोधी तत्व आकर मिले थे कि वे सचमुच निराला बन गए। इन विरोधों के सामंजस्य का कारण यही था कि बहुत सारे महापुरुषों, मनीषियों का प्रभाव उन्होंने ग्रहण किया था। डॉक्टर कृष्णदेव बिहारी ने लिखा है कि वे पहले दर्जे के स्वाभिमानी थे और खुददार थे क्योंकि उनका व्यावहारिक अद्वैत दर्शन आत्मा की बुलंदी का संदेश देता है, आत्महीनता का नहीं। उनके कला पक्ष पर अगर हम दृष्टि डालें तो निराला मुक्त छंद के दूत कहे जाते हैं और भाषा की दृष्टि से वे धनी और एक समर्थ साहित्यकार थे। भाषा उनकी चेरी थी। भाषा वैविध्य उनकी निजी विशेषता है। वे संस्कृत के अध्येता थे। बंगला और अंग्रेजी में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। वे अपने भावों और विचारों को मान्य प्रतीकों के सहारे रूप प्रदान करते हैं और लक्षणा और व्यंजना का भी सहारा लेते हैं। संध्या सुंदरी में प्रतीकों की नवीनता है। इसी तरह बादल में भी वे बहुत अनोखा सा एक बिंब
प्रस्तुत करते हैं। अगर उनके अलंकार विधान पर दृष्टि डालें तो वो बड़े मौलिक कवि थे और उनके जो काव्य है उसमें अलंकारों का स्वाभाविक चमत्कार दिखाई देता है। वो उसके वे सौंदर्य के उपासक अवश्य थे, किंतु इस तरह से चमत्कार में विश्वास नहीं रखते थे। जो कुछ भी उनके काव्य में था सुंदर, वह सहज था, सरल था और उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, इस प्रकार के जो रूपक, ये अनायास ही अपने आप उनके काव्य में आते चले जाते हैं। सांग रूपक का प्रयोग उन्होंने किया है। कुकुरमत्ता में अन्योक्ति परक दृष्टि है उनकी। उनकी जो जूही की कली कविता है, संध्या सुंदरी है, शेफालिका है, इसमें मानवीकरण की छटा अपने आप में दर्शनीय है, बहुत सुंदर है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और बहुत से उल्लेख है, संदेह है, इन अलंकारों का प्रयोग किया है। और संगीत, उनके काव्य की गेयता और संगीतात्मकता उनके काव्य की विशेषताएं हैं। लय है, तुक है, इसका बहुत उन्हें अच्छा अनुभव था। इस तरह सूर की सी तन्मयता उनमें थी, तुलसी सी समन्वयात्मक सृजन शक्ति थी, बिहारी जैसी शब्द चमत्कारिकता थी, विवेकानंद का अद्वैत दर्शन था, केशव जैसा अगाध पांडित्य था, कबीर जैसी निर्भीकता थी और रविंद्र जैसी मनस्विता थी। पंत जी ने भी निराला जी की काव्य धारा के संबंध में कहा था कि छंद बंद ध्रुव तोड़, फोड़ कर पर्वतकारा, अचल रूढ़ियों की कवि तेरी कविता धारा, मुक्त अबाध अमंद रजत निर्झसी निस्सृत, गलित ललित अलोक राशि, चिर अकलुष अविजित। उनके बचपन का नाम सूरज कुमार था। सूरज कुमार से निराला तक की यात्रा करने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वयं लिखा है कि साहित्य मेरे जीवन का उद्देश्य था, जीने का नहीं। यह सच है कि मैं जीता भी अपने साहित्य में हूँ, किंतु वह मेरे जीवन का साधन मात्र नहीं। जो मैं नहीं लिखना चाहता था वह चाहे भूखों मर जाऊं नहीं लिखूंगा, और जो मैं लिखना चाहता वह लाखों रुपए के बदले भी उसे न लिखने की न सोचूंगा। यही थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सहृदय, काव्य रसिक, साहित्योपासक, उदार मना, स्वाभिमानी, मानवतावादी, क्रांतिकारी कलाकार। आधुनिकों में अति आधुनिक और संस्कृत निष्ठों में अति सांस्कृतिक पुरुष और भारतीय अस्मिता के प्रतीक। आज हमने निराला जी के बारे में बात की है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।